औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का लेक्चर हमारे पास ये है कि हमने दो टर्म्स, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर रखा है। यानी इसके साथ कांस्टेंट भी लगा सकते हैं आप, यानी ई रेज़ टू पावर माइनस 3x है, इसकी जगह 2/4 लिख दें, यानी कि इसके साथ कोफिशेंट, या यहाँ पे कांस्टेंट जो हैं वो आप चेंज कर दें, या इधर आप जो है साइन 3x है, इसके अंदर एंगल चेंज कर दें, 3/2 कर दें, 4/7 कर दें, या इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दें, या इसकी जगह कॉज लिख दें। ये एक से ज़्यादा एग्जाम्पल जो हैं वो हमारे पास बन सकती हैं। तो लिहाजा हम इसको हल करते हैं जी। इसमें आपके पास ये लिखा गया जी। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्यूशन में इसको इस तरह कन्वर्ट कर लिया ताकि हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस को लिख सकें, और राइट हैंड साइड को एज इट लिख दिया। इसी तरह ये दो टर्म्स की बजाय ना यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं 10 टर्म्स भी हो सकती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 टर्म्स हों, 20 हों, 5 हों, 2 हों, यहाँ 2 हैं। इससे पहले भी हमने सवाल हल किए, तो हमने उसे जो है वाईपी जो है वो एक से ज़्यादा बन जाएंगे। फिलहाल हम उधर जाके डिस्कस करेंगे। डी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको हल किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के बाद। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस भी कंसीडर होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी। तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा, जिसको 0 प्लस माइनस 3 आयोटा हम लिख सकते हैं। तो e की पावर 0x, जिसका हमने कॉम्प्लेक्स रूट में पढ़ा था, और a कॉज 3x और b साइन 3x, क्योंकि इसका इस टाइम जो कोफिशिएंट है आयोटा का वो 1 नहीं है, 3 है, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। पिछले सवाल के अंदर, पिछले लेक्चर में ये 1 था। खैर, उसके मुताबिक करेंगे जो जैसी सूरत हाल हमारे पास होगी। तो इसका जनरल ई रेज़ टू पावर 0x 1 होता है, तो बाकी चीज़ जो रहेगी वो सिंपल ये रहेगी, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो वही रह जाता है। उसके बाद ये हमारे पास लिखा गया जी, ये वाई सी आ गया। अब वाई पी का तरीक़ेकार हमेशा की तरह वही है कि हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये देखें, हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दिया 1/d² प्लस 9, और साथ राइट हैंड साइड के ऊपर जो लिखा हुआ है वही हमने यहाँ पे लिख दिया, चाहे 2 हों या 3 हों। उसके बाद फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1/d² प्लस 9 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट आ गया, और फिर जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसमें से इसका नाम I1 रख लिया हमने, और इसका नाम I2 रख लिया। एक-एक करके हमने हल करना शुरू किया। तो हमारे पास जो सूरत हाल बनी वो हमारे पास ये बनी थी I1 की। I1 की जो इसमें d की वैल्यू हमारे पास -3 आई। d की वैल्यू, इसमें d स्केयर नहीं है, d है, चूँकि ये एक्सपोनेंशियल है। ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक यानी sin x, sin ax या cos ax का सवाल है। ये इसमें तो हम d की वैल्यू -3 रखते हैं, तो d की वैल्यू -3 आ गई। अब उसके बाद जब -3 वैल्यू रखी इस d की जगह, इसमें से स्केयर निकाल दें, तो आपके पास ये आंसर आ गया जी, जो कि +9 हो जाएगा। +9 और फिर 1/18 ई रेज़ टू पावर -3x, जो तरीक़ेकार हमारा पहले था वही तरीक़ेकार के तहत हमने इसको लिख दिया। प्रीवियस लेक्चर आप ले लें अगर आपने जो है प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए। उसके बाद I2 जो है वो हमारे पास इसमें ये आ गया। अब डी स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर, ये देखें 3 का स्क्वायर हम लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे यानी ये 3 का स्क्वायर, ये देखें ये 3 का स्क्वायर लिया हमने, और साथ जो से है वो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, जो कि -9 हमारे पास आ गया। जो पहले रूल था कि हम साइन या कॉस में जो एंगल होता है उसके मुताबिक काम करते हैं। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9 हमारे पास आ गया। ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट की, इसमें इस क्वेश्चंस में हमने जो है वो हमने पुट की डी स्क्वायर प्लस 9। अब जब किया तो पता लगा कि एफ ऑफ डी, जब हम यानी एफ ऑफ डी हमारे पास ये, इसका नाम एफ ऑफ डी है, इसका नाम एफ ऑफ डी है, तो एफ ऑफ डी तो 0 हो गया, 1/0। अब क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ डी से मुराद डी स्क्वायर प्लस 9 है। हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर एफ ऑफ डी एक बड़ी डिग्री पॉलिनोमियल भी आती रही है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव 2d है। अब दोबारा हमने यहाँ पे इसको डी स्क्वायर की वैल्यू -9 इसमें पुट करेंगे, लेकिन जैसे ही हम पुट करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर में पुट कर सकते हैं, और इसकी हायर पावर में पुट कर सकते हैं डी स्क्वायर की वैल्यू, यानी डी क्यूब में रख सकते हैं, D4 में रख सकते हैं डी स्क्वायर की वैल्यू, या हम जन से है यहाँ पर
D5 D6 हायर D एंड इट्स हायर D स्केयर एंड इट्स हायर पावर में, और यहाँ पे तो सिंगल D है, वो लोअर देन है, वो तो अप्लीकेबल नहीं हो सकता, लिहाजा ये हमारे पास D की वैल्यू D स्केयर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट ही नहीं होनी। लिहाजा अब इस 1/d का मफहूम क्या हुआ फिर? 1 जब हम वैल्यू तो पुट ही नहीं कर सकते डी स्केयर की, तो क्या ये इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो आया है या नॉन ज़ीरो आया है? तो इसका जवाब हम ये है कि अगर आपके पास ऐसी सूरत हाल हो जाए जिसमें 1/d आपके पास हमेशा याद रखना कि इसका दूसरा नाम इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन सिंगल हमारे पास, जैसा मिसाल के तौर पर ये मैंने एक नोट लिखा है, इस सवाल से उसका ताल्लुक जो है सिर्फ और सिर्फ समझाना मकसद है। 1/d4 और x का आगे x लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके 4 इंटीग्रल लिखेंगे। ये 4 इंटीग्रल हैं, वन वन पहला इंटीग्रल, फिर 2 इंटीग्रल, फिर 3 इंटीग्रल, फिर 4 इंटीग्रल, और x जो है वो एज इट लिखा गया। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ये देखें, ये 4 टाइम्स है, 4 दफ़ा dx लिखा है। अगर ये D4 है हमारे पास, अगर ये हमारे पास D4 है, ये D4 है, तो फिर हमने इसको 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, x की पहली इंटीग्रेशन होगी x²/2, पहला dx ख़त्म हो जाएगा। जब पहला dx ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारे पास 3 रह जाएंगे, और यहाँ पे भी 3 इंटीग्रल रह जाएंगे आपके पास। फिर उसके बाद फिर दोबारा एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन हम करेंगे इसकी, इस सारे की इंटीग्रेशन, ताकि एक और dx के तहत हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक dx के साथ काम कर सकें। तो x² की इंटीग्रेशन x³ हो जाएगी, x³/3। c1 की इंटीग्रेशन c1x हो जाएगी। कांस्टेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं अप्लाई करता डिफरेंशियल इक्वेशन में, मैं बाद में अप्लाई नहीं करूँगा कांस्टेंट्स की। उसकी क्या वजह है उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद 2 इंटीग्रल रह गए हमारे पास, यहाँ पे भी 2 दफ़ा dx रह गया। अब फिर हम इसको हल करेंगे जी इसमें, यानी ये एक और dx के साथ ये, और यहाँ तक हम सवाल हल करेंगे इस तक, ये dx के सिंपल ये dx। तो अब इसको हल करें जी, x³ की इंटीग्रेशन x4/4, 3 पहले ही था, और c1x² प्लस c2x, ये dx अगेन फिर इसकी इंटीग्रेशन होल की जाएगी, जो आखिरी dx हमारे पास ये रह गया था। तो हमारे पास इसमें जब इंटीग्रेट करेंगे तो x5 और 3 और 4 नीचे पहले ही था, और c1x² 2/3, c2x² प्लस c3, ये हमारे पास लिखा गया। और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या कहते हैं 1/d4 x का जो इंटीग्रेशन आई वो ये थी सारी, यानी कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखी गई। इस तरह हम इंटीग्रेट करते हैं जी, ये ऑपरेटर का नाम है। 1/d6 होगा तो ये 6 इंटीग्रल होंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी d इस टाइम d/dx है, तो लिहाजा x के हिसाब से होगा। अगर d कैपिटल D हमारे पास d/d थीटा होगा तो सिंपल थीटा के हिसाब से होगा। फिलहाल हम जो है इस नोट को हम आउट करते हैं, यानी कि हमारे पास इस नोट को समझाना मकसद था कि आपके पास जितने 1/d's होंगे वो सारे के सारे जो से हैं आपके इंटीग्रेशन उससे मुराद होगी। तो अब हमारे इसको हम जो है सिर्फ और सिर्फ समझाना मकसद था। अब 1/d का मतलब ये हुआ 1/d sin x का, कि आप इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, ये देखें इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x सिंगल इंटीग्रल के साथ। तो sin 3x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 3x/3, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो I2 का आंसर -6 cos 3x हमारे पास आ गया। तो I2 भी आ गया, I1 भी आ गया, तो लिहाजा पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम ये I1 और I2 को वैल्यूज़ को हमने यहाँ रखा इसमें जो YP के अंदर या इंटीग्रल I में। तो YP जो था वो हमारे पास इसमें I1 की वैल्यू रखने के बाद और I2 की वैल्यू के बाद ये आ गया, और कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा था, तो वो ये हमारे पास है। जनरल सोल्यूशन में इनकी वैल्यूज़ रखी और हमारा आंसर जो था वो हमारे पास ये आ गया, यानी सारा आंसर ये लिखा गया। इस तरह की आप खुद भी एग्जाम्पल जो हैं वो बनाया करें और ख़ुद इसको हल करने की कोशिश किया करें इंशाल्लाह जी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।